हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 नवंबर 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2026 और 2027 के यूपीएससी मेंस के लिए हम लोगों ने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर द जीएस ये लॉन्च किया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये प्रोग्राम रहने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और जो आपका 2026 का प्रोग्राम है ये 9 मंथ्स का रहेगा, अगस्त 2026 तक चलेगा क्योंकि उस समय आप लोगों का मेंस का पेपर है। और 2027 वाला जो प्रोग्राम है वो 21 महीनों का रहेगा और चलेगा 2027 के अगस्त तक। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे ऐप और वेबसाइट में इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है 9150449990। अगर आप चाहें तो इस पर हमसे कुछ भी सवाल जवाब आपके हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और प्रीलिम्स को लेकर भी हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है। टोटल 51 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स की फॉर जीएस एंड करंट अफेयर्स। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 599 रुपीज़ में आपको ये दी जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको भी एनरोल कर सकते हैं। और हमारी सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है। 1299 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो 49 रुपीज़ पे करके इसकी ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और उस पर या टेलीग्राम पर पहले आपको ये क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके 49 रुपीज़ पे करने हैं। फिर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है। तो आपको जितनी भी क्लासेस ये हैं इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस होंगी, अराउंड 6-7 क्लासेस, और एक टॉपिक क्वांट का, एक टॉपिक रीजनिंग की, वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप उनको देख सकते हैं। और अगर उसके बाद आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब हम आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो आया हुआ है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। ठीक है, मामला था तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार और वहाँ के राज्यपाल आर एन रवि को लेकर। मुद्दा ये था कि वहाँ की जो सरकार है, या आप ये कहें कि जो लेजिस्लेचर है ना, जो विधान सभा है तमिलनाडु की, उसने कई सारे बिल्स जो हैं वो पास किए। और वो बिल्स पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास गए, गवर्नर के पास गए फॉर हिज एसेंट, तो राज्यपाल ने कई सारे ऐसे बिल्स थे जिनको बहुत लंबे समय तक 3-3, 4-4 साल तक बिल्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहे। तो उसी को लेकर तमिलनाडु की जो सरकार है वो गई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये याचिका लगाई गई कि जो यहाँ के गवर्नर हैं वो बेसिकली चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बिल पास हो रहे हैं लेकिन बिल जो है वो लॉ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि गवर्नर उसको टाइम पर अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टाइमलाइन डिसाइड कर दी थी, है ना, कि गवर्नर के पास अगर बिल आता है तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर उसको एसेंट देना है। और अगर वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को लेकर भी टाइमलाइन डिफाइन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो उसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल किए। ठीक है, लगभग 14 क्वेश्चंस थे, 14 सवाल थे। और वो बेसिकली ये माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेकर टाइमलाइंस डिफाइन की गई थी, उसी के जवाब में वो जो 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ने अपना जो एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो उसी के जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यहाँ पर फैसला सुनाया है। और फैसला बेसिकली इस तरीके से सुनाया है, उसमें ये कहा गया है कि जो 2 जजों की बेंच ने टाइमलाइंस डिफाइन की थी, है ना, या टाइमलाइंस डिसाइड की थी कि गवर्नर को इतने समय के अंतर्गत और अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है, रिजर्व होता है,
तो उनको इस समय के अंतर्गत मतलब 1 महीने 3 महीने के अंतर्गत अपना बिल को लेकर फैसला देना है। तो वो टाइमलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस तरीके से किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है उसको लेकर ऐसे टाइमलाइन डिफाइन नहीं कर सकते, और अगर टाइमलाइन डिफाइन करते हैं तो इससे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोविजंस को लेकर ये लिखा गया है कि गवर्नर को किसी भी बिल को एसेंट देना है ना, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का एक क्लॉज रखा गया है, और ये काफ़ी इलास्टिक क्लॉज है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काफ़ी इलास्टिक क्लॉज है, और अगर इस पर हम कोई डिफाइन टाइमलाइन लगा देते हैं तो ये फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो इंटेंट थी, जो उनकी मंशा थी, ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि टाइमलाइन डिफाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को लेकर पॉकेट वीटो अपना सकते हैं। ठीक है, पॉकेट वीटो नहीं अपना सकते हैं, यानी कि बिल को इंडेफिनेट समय तक पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। अगर किसी बिल को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है तो फिर उसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो इसी को लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक डिटेल में आर्टिकल है जो 14 सवाल प्रेसिडेंट के द्वारा पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वहीं पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बीच में ऐसा कोई खास आर्टिकल्स नहीं है। उन 14 सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जवाब दिए हैं एक एक करके, वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और फिर एक आर्टिकल जो है वो इसी पेज पर है नीचे, वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो तो इशू क्या है वो तो मैंने आपको शुरुआत में जो कंटेक्स्ट है वो समझा ही दिया है ना। तो इसके बाद एक एक करके उन 14 सवालों का क्या जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200। यानी कि गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास क्या क्या संवैधानिक ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या संवैधानिक विकल्प हैं जब कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है अंडर आर्टिकल 200। मतलब राज्य की लेजिस्लेचर जो है, राज्य की जो विधानसभा है, वहाँ से बिल पास होकर अगर गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विच आर मेंशन्ड और विच आर अवेलेबल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर के लिए प्रोसेस बताता है। ठीक है, कि कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर के पास आएगा अंडर आर्टिकल 200, तो गवर्नर के पास उस बिल को लेकर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आर्टिकल 200 बताता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर के पास 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं। पहला है कि वो उस बिल को अपनी एसेंट दे सकते हैं, है ना, यानी कि बिल के साथ वो एग्री कर सकते हैं। दूसरा है कि वो बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व रख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है टू विद होल्ड एसेंट एंड रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विद कमेंट्स फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो बिल पर अपनी एसेंट, अपनी सहमति ना दें और बिल को वापस भेज दें, कहाँ पर, लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, उसमें अगर उनको लगता है कि कुछ चीज़ होनी चाहिए या कोई चीज़ किसी अलग तरीके से होनी चाहिए तो वो अपने कमेंट्स मेंशन करके उस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देयर इज नो ऑप्शन टू विदहोल्ड एसेंट सिंपली सिटर। इसका मतलब ये है कि द गवर्नर कैन नॉट सिंपली रिफ्यूज टू साइन अ बिल एंड कीप इट पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं और 3 ही हैं। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन नहीं है कि आप बिल को पेंडिंग रखें। पेंडिंग रखने का मतलब क्या है, एक तरीके से आप उस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं, एसेंट नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन एसेंट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उस बिल को अपने पास रखें। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियरली डिफाइन किया है कि पॉकेट वीटो गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, कि बिल को अगर आप एसेंट विदहोल्ड कर रहे हैं तो वो बिल आपको वापस स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजना होगा। आप बिल को सिर्फ और सिर्फ विदहोल्ड करके अपने पास हमेशा के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट यूज पॉकेट वीटो। आई होप बात क्लियर है। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बात कही है।
इसके बाद आगे अगर हम बात करें, अगला सवाल ये है कि इज द गवर्नर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या जो राज्यपाल हैं जब वो अपने फंक्शंस निभा रहे हैं अंडर आर्टिकल 200, जो उनके पास ऑप्शंस हैं, अगर वो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या उस दौरान जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, है ना, राज्य का जो मंत्री परिषद होता है जिसको हेड करते हैं मुख्यमंत्री, क्या गवर्नर या राज्यपाल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाउंड है, क्या बाध्य है, ये सवाल है। तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एक्सरसाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। ठीक है, कोर्ट का ये कहना है कि दैट इन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग एसेंट टू द बिल्स द गवर्नर एंजॉयज डिस्क्रिशन एंड इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज स्टेटेड इन द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नर जो है वो कोई भी काम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक काम है वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज ही इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनको मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। लेकिन ये चीज़ 163 में मेंशन है, लेकिन आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो ऑप्शंस हैं उनके पास 3 ऑप्शंस, उनको एक्सरसाइज करते समय ये ज़रूरी नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये बात उन्होंने साफ साफ कही है और यहाँ पर उनका डिस्क्रिशन है ये भी बताया गया है। द बेंच रीजन दैट इफ द गवर्नर वर बाउंड बाय द कैबिनेट दे कुड नेवर रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन एज नो गवर्नमेंट वुड एडवाइज अगेंस्ट हिज ओन लेजिस्लेशन। ठीक है, तो कोर्ट ने इस बात के पीछे, मतलब कि बिल पास को लेकर कोई डिस्क्रिशन, मतलब बिल पास को लेकर उनके पास डिस्क्रिशन है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड नहीं है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया है कि अगर गवर्नमेंट जो है इफ ही वॉज बाउंड बाय द कैबिनेट, ठीक है, अगर गवर्नर जो है वो कैबिनेट के फैसले से बाध्य हैं तो फिर वो कभी भी जो बिल है वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि फैसला जो है वो, मतलब जो बिल बन के आया है वो कहाँ से आया है, लेजिस्लेचर से आया है, बट लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी पार्ट है ना, एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली व्हाट, अ सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। तो लेजिस्लेचर से बिल पास होके आया है, मतलब उसमें जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेचर्स में से ही आते हैं, है ना। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से बिल आया है और उस बिल को अगर राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन, सॉरी, गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव ने जो बिल बनाया है, जो बिल पास किया है, उस बिल को अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज क्लियर कि वो उनकी जो इच्छा है, एग्जीक्यूटिव की मंशा, एग्जीक्यूटिव के इंटेंट का अगेंस्ट जा रहे हैं उसके, तो ये तो फिर वही बात हो गई, है ना। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो का एड एंड एडवाइस से बाध्य नहीं है, ही हैज़ हिज ओन डिस्क्रिशन, दैट्स वाई दिस प्रोविजन रिकंसिडरेशन का, अगर वो बाउंड होते एड एंड एडवाइस से इस मामले में, नॉट इन एवरी मैटर, सिर्फ इस मामले में बिल पास करने को लेकर, तो उस स्थिति में फिर ये रिकंसिडरेशन का प्रोविजन नहीं होता, है ना। समझ गए बात। इसके बाद अगला लिखा है कि इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 जस्टिशिएबल, कि गवर्नर के पास अगर डिस्क्रिशन है अंडर आर्टिकल 200 तो क्या वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब है कि क्या उस मामले को अगर कोई डिस्क्रिशन गवर्नर यूज़ करते हैं किसी बिल को लेकर, है ना, तो क्या उसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके से। तो उसको लेकर ये लिखा है, कोर्ट का ये कहना है कि वाइल कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू द विजडम ऑफ द गवर्नर्स डिसीजन, ठीक है, गवर्नर का जो फैसला है उसके ऊपर, उसकी विजडम के ऊपर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड एंड इंडेफिनिट इनएक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगर किसी बिल को बहुत लंबे समय तक, है ना, किसी अनएक्सप्लेन्ड, मतलब बिना किसी कारण के या बिना कोई कारण बताए या फिर इंडेफिनिट समय तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इफ अ गवर्नर सिट्स ऑन अ बिल विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन द कोर्ट कैन डायरेक्ट देम टू एक्ट।
ठीक है, बट कोर्ट उसमें ऐसे फैसला मतलब खुद से फैसला नहीं देगा। हाँ, बट ये हो सकता है कि वो गवर्नर को निर्देश दे सकता है कि ये बिल आपके पास बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, आप इसके ऊपर फैसला लीजिए। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल ये है कि एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 361, जो गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट्स को इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 361 एन एब्सोल्यूट बार टू द जुडिशियल रिव्यू इन रिलेशन टू द एक्शंस ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। तो यानी कि गवर्नर अगर आर्टिकल 200 के अंतर्गत कोई भी एक्शन लेते हैं, है ना, तो क्या उस लिए गए एक्शन को, मतलब क्या वो एक्शन जो है वो इम्यून है आर्टिकल 361 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 361 गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी जो है वो इम्यूनिटी देता है कि वो अपने ऑफिस के दौरान, मतलब अपने पद पर रहने के दौरान जो भी कार्य करते हैं, है ना, उसको लेकर उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, है ना, उनसे किसी कोर्ट में उसको लेकर सवाल जवाब नहीं किए जा सकते हैं, ये इम्यूनिटी है। लेकिन क्या ये इम्यूनिटी तब भी वैलिड है जब वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस उनके पास है उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं आर्टिकल 200, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं। आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को पर्सनल इम्यूनिटी देता है ना, स्टेटिंग दैट दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। यानी कि अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, उनके निर्वहन के दौरान, मतलब अपने पद पर बने रहने के दौरान वो जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको लेकर दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, कि उन्होंने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया, ऐसा किसी भी कोर्ट में सवाल जवाब नहीं किए जा सकते। ही दे आर नॉट आंसरेबल, नॉट नाइदर गवर्नर नॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइल दिस protects the individual, it does not protect the office of the governor from judicial scrutiny regarding constitutional inaction। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये प्रोविजन जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये उस पद को, अगर हम गवर्नर के पद की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो उसको इम्यूनिटी नहीं है ना। और वो भी इम्यूनिटी कहाँ से, कि अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर, क्योंकि इनएक्शन की तो कहीं बात ही नहीं है, वो तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है ना कि इंडेफिनिट इनएक्शन की तो बात ही नहीं है, उसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। अगर वो इन तीनों ऑप्शंस के अलावा कोई भी और कार्य कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उससे फिर इम्यूनिटी उनको नहीं है। दिस इम्यूनिटी कैन नॉट बी यूज टू शील्ड इनडेफिनिट डिलेज। ठीक है, इस कम्युनिटी का आप इस्तेमाल इनडेफिनिट डिलेज यानी कि बहुत लंबे समय तक किसी भी कार्य को लटकाने या देरी करने के लिए इम्यूनिटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल ये है कि कैन टाइमलाइंस बी इम्पोज्ड ऑन द गवर्नर थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 200। तो अगला सवाल ये है, हाँ वही जो टाइमलाइन लगाई गई थी उसको लेकर सवाल पूछा गया है प्रेसिडेंट की तरफ से। ये सारे सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बातें बोल रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल वही है कि क्या गवर्नर के ऊपर किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू कोई रेस्ट्रिक्शन या टाइमलाइन इम्पोज की जा सकती है कि अंडर आर्टिकल 200 जो उनकी पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट था अप्रैल के महीने का, जिसमें स्पेसिफिक टाइमलाइंस रखी गई थी 1 से लेकर 3 मंथ्स तक गवर्नर को लेकर बिल्स पर, है ना, और उसी के जवाब में, ये मतलब उसी जजमेंट के फैसले के जवाब में प्रेसिडेंट ने जो है ये रेफरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं। ठीक है, जो पिछला फैसला था उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं की जा सकती है, कि आर्टिकल 200 जो है वो एक इलास्टिक फ्रेज का यूज़ करता है, दैट इज एज सून एज पॉसिबल, है ना। ये बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, एज सून एज पॉसिबल, है ना, और कोई फिक्स टाइम फ्रेम तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा फॉर द जुडिशरी टू प्रिस्क्राइब एनी रिजिड डेडलाइंस। ठीक है, तो इसलिए ये अगर एज सून एज पॉसिबल की जगह अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ऐसे इंटरप्रेट करे, कोई टाइमलाइन दे दे, तो वो इनअप्रोप्रिएट होगा, ये साफ साफ कहा गया है। इसका मतलब जो पिछला फैसला था अप्रैल के महीने का उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ओवर रूल कर दिया है। इसके बाद अगला सवाल ये है कि इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201 जस्टिशिएबल। आर्टिकल 201 बेसिकली वो है, 200 तो मैंने आपको समझा दिया जब गवर्नर के पास बिल आते हैं, है ना, उसमें एक ऑप्शन या एक प्रोविजन ये है कि जब गवर्नर किसी बिल को
स्टेट बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास उसके बाद क्या ऑप्शन होते हैं, वो आर्टिकल 201 है ना। तो उसमें यही कहा गया है कि क्या प्रेसिडेंट अंडर 201 जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन अपना एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो जस्टिशिएबल है, मतलब क्या उसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है उस फैसले को लेकर। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आर्टिकल 20, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, जस्टिशिएबल नहीं है। आर्टिकल 201 जो है वो डील करता है विद द बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और सिमिलर टू द गवर्नर, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है टू असेंट और विदहोल्ड असेंट टू अ स्टेट बिल इज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑन इट्स मेरिट्स। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो दो ही ऑप्शन होंगे ना, या तो वो बिल को असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे। वो किसी और के रेफरेंस के लिए तो उसको, या किसी और के कंसिडरेशन के लिए तो उसको रिजर्व नहीं रख सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा है कि गवर्नर की तरह ही जो भी प्रेसिडेंट के डिसीजन है टू असेंट या विदहोल्ड द असेंट, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, कैन टाइमलाइंस बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन अंडर 201। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को लेकर और गवर्नर को लेकर दोनों ही की बातें हैं और सिमिलर बातें हैं कि आर्टिकल 201 के अंतर्गत अगर जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट, क्या उनके ऊपर टाइमलाइन लगाई जा सकती है। तो उसको लेकर भी कोर्ट का कहना है नहीं, कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी बाउंड बाय जुडिशियली प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस व्हेन डीलिंग विद स्टेट बिल्स रिजर्व फॉर देयर कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसमें भी कोई टाइमलाइन नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद ये लिखा है कि क्या प्रेसिडेंट is required to seek the advice of the Supreme Court under Article 143 when a governor reserves a bill। कि अगर कोई गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 है ना कोई बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखते हैं, मैंने कि बिल प्रेसिडेंट के पास आ गया। अब क्या जब भी ऐसा कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है गवर्नर के थ्रू स्टेट बिल, तो क्या प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की ज़रूरत है हमेशा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं, आर्टिकल 143 जो है वो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक दिस ओपिनियन एवरी टाइम अ बिल इज रिजर्व, कि हर बार जब भी कोई बिल रिजर्व गवर्नर के द्वारा रखा जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो हमेशा प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट का जो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है वही सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक है ना, 9, कैन कोर्ट्स एडजुडिकेट द कंटेंट्स ऑफ अ बिल। कि कोई अगर बिल है उसके जो कंटेंट है, क्या कोर्ट उसके ऊपर केस कर मतलब उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, या उसके प्रोविजंस को जो है वो नल एंड वॉइड कर सकता है, स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो उसको लेकर कोर्ट्स का ये कहना है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉज का होता है, बिल्स का नहीं होता। ठीक है, लॉज मतलब जो कानून बन चुके हैं, है ना, जो बिल पास हो गए हैं, जिनको गवर्नर का या स्टेट के केस में गवर्नर का और सेंटर के केस में प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, जो कानून बन चुके हैं, सिर्फ उन्हीं का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बिल्स का जो विधेयक हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। विच आर प्रपोज लेजिस्लेशन, क्योंकि बिल्स क्या है, प्रपोज लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेशन बने तो नहीं है, प्रपोज्ड है। कोर्ट्स कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ बिल बिफोर इट रिसीव्स एसेंट एंड बिकम्स लॉ। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि बिल वैलिड है या नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर तब तक जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता है जब तक उस बिल को पास ना हो जाए, बिल एसेंट ना मिल जाए उसको गवर्नर की या प्रेसिडेंट की, और वो बिल एक लॉ या कानून ना बन जाए, तब तक उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बाद अगला लिखा है कि कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर बी सब्सटीट्यूटेड अंडर आर्टिकल 142। कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का जो यूज़ किया जा रहा है 200 या 201 के अंतर्गत, क्या उसको कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत बदल सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मना किया है। तो आर्टिकल 142 बेसिकली क्या है, जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, है ना, और पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए या कंप्लीट जस्टिस देने के लिए उसको कोई भी ऑर्डर पास करना चाहिए,
तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है अंडर आर्टिकल 142, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है, द कोर्ट फॉर्मली रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट दैट इज एज्यूमिंग अ बिल इज पास इफ डिलेड इंट्रोड्यूस बाय इट्स अप्रैल वर्डिक्ट, ठीक है। अप्रैल के जो वर्डिक्ट था, है ना, जिसमें टाइमलाइंस डिफाइन की गई थी, उसमें बेसिकली 10 बिल्स को लेकर यही फैसला लिया गया था, है ना। उसमें 10 बिल्स को लेकर यह फैसला किया गया था कि बिल जो हैं वो वापस से गवर्नर के पास जब पहुँचे दोबारा, गवर्नर ने उनके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय जब टाइमलाइंस डिफाइन की गई तो ये कहा था कि वो 10 बिल्स को डीम्ड एसेंट दे दी गई है, ऐसा माना जाए। डीम्ड एसेंट का मतलब है कि ये मान लिया जाए कि इनको एसेंट दे दी गई है, और ये बिल जो हैं वो गवर्नर के एसेंट के बिना ही, पहली बार ऐसा हुआ था हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई स्टेट के बिल्स पास हुए हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, लेकिन गवर्नर के एसेंट के बिना ही वो लॉ बन गए, और वो इसी वाले केस में हुआ था, ठीक है। अंडर आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कोई लीगल फिक्शन क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता जो गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को, गवर्नर के, राज्यपाल के जो संवैधानिक भूमिका है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ पर यही लिखा है कि क्या कोई लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है ना, अ लॉ इन फोर्स विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर, कि क्या कोई लॉ जो लेजिस्लेचर ने मतलब बिल पास किया है और वो कानून बन सकता है बिना गवर्नर की एसेंट से, तो उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया है, दैट इज नो, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या ये मैंडेटरी है फॉर एनी बेंच ऑफ द कोर्ट टू फर्स्ट डिसाइड वेदर द इशू बिफोर इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट मस्ट बी रेफर्ड टू अ 5 जज बेंच अंडर आर्टिकल 145(3). 145(3) जो है वो बेसिकली किस बारे में बात करता है? 145(3) जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी फैसला आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब संवैधानिक पीठ, जिसका मतलब होता है कि मिनिमम 5 जजों की बेंच, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि जब भी कोर्ट के सामने कोई भी केस आता है, ठीक है, तो क्या पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है, ताकि इस केस को 145(3) के अंतर्गत 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाए। तो इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है। द कोर्ट डिक्लाइन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आर्टिकल 143 मैंने आपको बता ही दिया, मैंडेट करता है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वो इन्वॉल्व है, कि उसको कम से कम 5 जजों के द्वारा सुना जाए, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ कहते हैं, ठीक है। द कोर्ट स्टेटेड दिस क्वेरी was irrelevant to the functional nature of the reference regarding legislative assent। तो कोर्ट का बेसिकली यही कहना था कि हम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं इस सवाल का, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव एसेंट का मामला है ना, मतलब बिल को पास करने को लेकर जो मामला है ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इसका फैसला नहीं दिया, मतलब इसके लेकर कोई जवाब नहीं दिया इस सवाल को लेकर। इसके बाद अगला सवाल, इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, 142 लिमिटेड टू प्रोसीजरल लॉ, or does it extend to issuing directions which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the constitution or any law in force। तो यहाँ पर अब ये पूछा गया इनसे सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 142, क्या ये जो प्रोसीजरल लॉज हैं उस तक ही सीमित है, या फिर ये जो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं कानून के, किसी भी मतलब कानून के, किसी भी लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वो मतलब इशू डायरेक्शंस, की क्या ऐसे डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं विच आर कंट्ररी टू और इनकंसिस्टेंट विद द सब्सटेंटिव, मतलब कोई ऐसा आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी लॉ का कोई प्रोसीजरल प्रोविजन है या कोई सब्सटेंटिव प्रोविजन है, उससे इनकंसिस्टेंट या कंट्ररी कोई डायरेक्शंस जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं, क्या उस केस में भी आर्टिकल 142 के पास पावर है, 142 को लेकर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास? तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, टू आंसर डेफिनेटिवली, बट क्लेरिफाइड दैट एज पर इट्स रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 10 that article 142 cannot be used to override substantive constitutional provisions like the requirement of assent, ठीक है।
कि जो सब्सटेंटिव प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे कि एसेंट की रिक्वायरमेंट, उसको ये ओवरराइड नहीं कर सकता है। मतलब वहाँ पर उसने कहा था ना कि बिना ओवरराइड किए, मतलब एसेंट दिए बिना कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता, तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। इसके बाद लिखा है कि डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 131, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बार करता है, बार करना मतलब है उसको रोकता है, एनी अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स अंडर एक्सेप्ट आर्टिकल 131, कि जो स्टेट्स और यूनियंस के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है अंडर आर्टिकल 131, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, वो किसी और जुरिस्डिक्शन मतलब किसी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के किसी और फैसले को बार करता है ना। तो उसमें यहाँ पर कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से भी मना किया है। आर्टिकल 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है। अगर स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उस चीज़ को लेकर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब वो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बेंच ने ये कहा है कि ये फिर से वही जो गवर्नर की पावर को लेकर स्पेसिफिक इशू है, उससे रिलेटेड आर्टिकल, मतलब उससे रिलेटेड ये सवाल नहीं है, तो इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए कि क्या पूरा का पूरा मुद्दा है और किस तरीके से जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको लेकर क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो कानून के जानकार हैं उनका यही कहना है ना, कि इसको लेकर आगे भी और कुछ मतलब लिटिगेशंस फाइल हो सकती हैं, है ना। क्योंकि कुछ का ये कहना है कि मतलब ये एक तरीके से मतलब गवर्नर की विक्ट्री है, कि गवर्नर के ऊपर जो टाइमलाइंस इंपोज की गई थी, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद पलटा, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कदम पीछे हट गया, गवर्नर्स की पावर ज़्यादा हो गई या गवर्नर ज़्यादा सुप्रीम हो गया एज़ कम्पेयर टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम टाइमलाइन हटाई है, लेकिन ये तो कहा है ना कि वो इंडेफिनिट उस पर नहीं बैठ सकते, इंडेफिनिट इनएक्शन नहीं ले सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो उसमें लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, या उनको डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप इसके ऊपर फैसला लें। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर की जीत है ना। तो इसको लेकर अलग अलग विचार हैं और आगे आने वाले समय में इसको लेकर लिटिगेशंस वगैरह फाइल हो सकती हैं, ऐसा जो कानून के जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल यहाँ पर हमें देखना है, दिस इज़ रिलेटेड टू वॉल्केनो। ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्केनो है जो फिर से इरप्ट हुआ है। ठीक है, दैट इज़ माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू जो कि इंडोनेशिया के 120 लाइव वॉल्केनोज में से वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये वेडनेसडे को इरप्ट हुआ। इसमें से वॉल्केनिक ऐश और डेब्रिस के काफ़ी बड़े क्लाउड्स जो हैं वो स्प्यू आउट हुए, मतलब इस तरीके से निकले, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, है ना, बिल्कुल धुएं का गुबार सा उठता हुआ। अब वॉल्केनो जो है ये तो बेसिकली आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, है ना, कि वॉल्केनोज जो हैं वो इरप्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हाउ हीट मूव्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि अर्थ के सरफेस के अंदर नीचे, सतह के नीचे किस तरीके से हीट जो है वो मूव करती है, उससे उस पर आधारित जो है वो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। क्योंकि प्लैनेट के अंदर मतलब सरफेस के नीचे इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा हॉट होता है कि जो पत्थर हैं वो स्लोली पिघल जाते हैं। ठीक है, और थिक फ्लोइंग सब्सटेंस बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, और क्योंकि जो मैग्मा है वो सॉलिड रॉक, उसके आसपास जितने भी सॉलिड रॉक्स होते हैं उससे हल्के होते हैं, तो मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, राइज करता है, और सरफेस के पास जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पर फिल हो जाता है। ठीक है, अब ये चैम्बर्स जब फिल होता है तो फिर इसमें क्या होता है कि जो सराउंडिंग रॉक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है और प्रेशर बढ़ता है। फिर कुछ मैग्मा जो है वो रॉक्स में से जो क्रैक होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और सरफेस पर आ जाता है, और इसी को वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। और जो मैग्मा सरफेस पर आ चुका है, मतलब बीनीथ द सरफेस इट इज कॉल्ड मैग्मा, और जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ गया है तो देन इट इज कॉल्ड लावा, है ना। अब कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन कितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव है वो डिपेंड करता है उसके कंपोजिशन के ऊपर। अगर मान लीजिए मैग्मा थिन है, रनी मैग्मा है, रनी मैग्मा मतलब वो आसानी से फ्लो कर रहा है, तो उससे जो गैसेस वगैरह हैं उसमें वो आसानी से एस्केप हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा मैग्मा जो है वो आराम से सिंपली जो है वो वॉल्केनो से
बाहर मूव कर जाता है, जैसे कि हवाई वगैरह में जो वॉल्केनोज हैं वो इसी तरीके से इरप्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्मा थोड़ा सा थिक है, थिक मतलब कह सकते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ा ज़्यादा है, स्टिकी मैग्मा है, तो उसमें गैसेज जो है वो आराम से एस्केप नहीं होती, और वो इस तरीके का जो मैग्मा है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इस तरीके का इरप्शन जो है उसमें होता क्या है कि जो मैग्मा है वो एयर में ब्लास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर वो होती है गैसेस, तो वो अपने साथ गैसेस को लेके जाता है, तो वो एयर में ब्लास्ट होता है और सॉलिडिफाइंग इनटू डेडली टेफ्रा। टेफ्रा मतलब ये है कि जैसे आप ये समझिए कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एक माउंटेन सा है, उसके टॉप से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और ये वाला मैग्मा है, ठीक है, स्टिकी थिक मैग्मा है जिसमें से गैसेस एस्केप नहीं हुई हैं, वो गैसेस के साथ मैग्मा हवा में उड़ता है। ठीक है, जो थिन रनी मैग्मा है वो तो आराम से निकलेगा और बहता चला जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि गैसेस उससे एस्केप हो चुकी है। लेकिन ऐसा मैग्मा जिसमें गैसेस एस्केप नहीं हुई हैं, गैसेस उसमें कंटेन्ड है, वो मैग्मा हवा में उड़ेगा। ठीक है, और हवा में उड़ के वो हवा में ही जम जाता है, हवा में ही वो अलग अलग फॉर्म्स बना सकता है, और उन्हीं फॉर्म्स को कहा जाता है टेफ्रा। ठीक है, और वो जो अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं हवा में, वो फाइन डस्ट के हो सकते हैं या मैसिव हाउस साइज बोल्डर्स। ठीक है, हाउस साइज बोल्डर्स मतलब मकान जितने बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर तरीके के भी वो हवा में बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हवा में ऊपर उठेगा और वहीं पर जम जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सैमेरू में होता है वो इसी तरीके का होता है, वहाँ पर काफ़ी डेडली टेफ्रा जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये एक नया टर्म हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, टेफ्रा, तो इसको ध्यान रखें। टेफ्रा का मतलब वही है कि ऐसा मैग्मा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, काफ़ी थिक है, स्टिकी है, जिसकी विस्कोसिटी आप कह सकते हैं ज़्यादा है, गाढ़ा ज़्यादा है, उसमें से गैसेस एस्केप नहीं होती हैं, तो वो मैग्मा एक्सप्लोड करता है हवा में, और हवा में वो जम जाता है, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स बनाता है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, टेफ्रा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो इसको आप ज्योग्राफी में लीजिएगा, वैसे यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है बट हमारा तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ना। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे आज, बहुत ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स और नहीं है, यही आर्टिकल्स थे जो हमें देखने थे। लेकिन ये गवर्नर वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और पीछे जब हमने अप्रैल में बात की थी तो वहाँ पर टाइमलाइंस डिफाइन की गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि टाइमलाइंस को भी याद रखिएगा, बट अब तो वो टाइमलाइंस किसी काम की रही नहीं है ना, तो उनको आप भूल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सवालों के जवाब दिए गए हैं उनको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि हर सवाल के जवाब में जो भी बातें कही गई हैं, है ना, वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे सी सेट लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बैच जो है वो चल रहा है। ठीक है, 9 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत क्लासेस नहीं हुई हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ 1299 रुपीज़ में। और अगर आप चाहें तो 49 रुपीज़ पे करके इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी के लिए मैं आपको बता दिया, मेंस 26 27 दोनों के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो इसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लें। और प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।